Welcome again. Our next topic is the properties of charge. The first property of charge is the like charges repel each other and the unlike charges attract each other. Like charges means two similar types of charges. ये दोनों चार्जेस प्लस प्लस है तो ये लाइक चार्जेस है, सिमिलर चार्ज। इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। एंड ऑल्सो देयर इज ए रिपल्सन बिटवीन टू नेगेटिव टाइप ऑफ चार्जेस। इट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक जैसे चार्ज, एक ही नेचर के दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड अनलाइक चार्जेस मीन्स द टू चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर, यानी यहाँ ये चार्ज प्लस है और ये चार्ज माइनस है। तो अगर चार्जेस डिफरेंट टाइप के होंगे, डिफरेंट नेचर के होंगे, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो लाइक चार्जेस रिपल्सन and unlike charges attraction. Now the property number 2, the additivity of the charges. Like as mass, the charge is also a scalar quantity. It is of two types, plus and minus. So the total charge on a body is always equal to the algebraic sum of the charges. अब देखिए मास और चार्ज में एक डिफरेंस है। मास जो है वो एक ही टाइप का होता है, पर चार्ज के टाइप क्या होंगे? दो होंगे। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पर मास एक ही टाइप का होता है और वो कैसा होता है? ओनली पॉजिटिव मास। मास एक ही टाइप का होगा जबकि चार्ज दो टाइप के होते हैं। तो किसी बैग में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास 5 kg है, दूसरे का 2 kg है, तो बैग में टोटल मास कितना होगा? 7 kg का। पर चार्ज के टाइप होंगे, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब जैसे ये बॉडी है, इस पे दो टाइप के चार्जेस हैं। सपोज दैट यहाँ पे चार्ज +5e है और यहाँ पे चार्ज है वो -2e है। तो टोटल चार्ज, नेट चार्ज ऑन ए बॉडी। तो अब इसमें हम कौन सा सम करेंगे? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मींस सम विद अप्रोप्रिएट साइन। देखिए मास में तो साइन सिर्फ क्या है? मास तो ऑलवेज पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा, जबकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप इस सिचुएशन में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका चार्ज आएगा +5e एंड -2e, देन टोटल चार्ज इज इक्वल टू +3e। ये भी हो सकता है किसी बॉडी पे चार्ज जो है वो +5e और +2e है, तो एल्जेब्रिक सम 5e + 2e इज इक्वल टू +7e। पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो इस टाइप से हो कि +5e एंड -8e। नाउ द टोटल चार्ज मीन्स एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज। तो नाउ टोटल चार्ज इक्वल टू +5e -8e and net charge is -3e. So it is known as the additivity of the charges. इसका रीजन क्या है कि चार्ज सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में सम है वो अपने एल्जेब्रिक सम करते हैं। ठीक है, मास और चार्ज में यहाँ पे एक डिफरेंस आप देख रहे हैं कि मास एक ही टाइप का होता है तो उसमें साइन ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये ऑलवेज ऐड होगा इस टाइप से। पर यहाँ देखिए चार्ज के दो टाइप हैं, अगर प्लस और माइनस है तो यहाँ पे प्लस को मैंने प्लस के साथ लिया और माइनस को माइनस के साथ, तो ये जो सम होगा विद साइन इसको हम बोलेंगे एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ देखिए सम आ रहा है +3। यहाँ पे दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो टोटल होगा 7e। अगर ये दोनों चार्जेस नेगेटिव हो तो -5e एंड -2e, तो उस सिचुएशन में चार्ज कितना होगा? -7e। ये जो है ये सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज, जिसमें बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। Third property of charge is invariance of charge. Invariance of charge means the charge is not affected by the motion of the charged body. ये अपने जानते हैं कि चार्ज है वो किसी बॉडी का चार्ज के लिए मास का होना जरूरी है। तो अब यहाँ देखिए ये एक ऑब्जेक्ट जिसका ये अभी रेस्ट में है और इसका मास m0 है और इसके ऊपर चार्ज q0 है, ये भी रेस्ट में है। ठीक है, अब अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करे तो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ क्वांटिटी ऐसी है जो चेंज होगी, तो यहाँ पे मास जो होगा वो चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी द मास विल इंक्रीज। ये हाई स्पीड पे होता है।
तो देखिए इसमें यहाँ पे जो ये मास होगा, मूविंग बॉडी का मास, वो स्टेशनरी सिचुएशन से अलग होगा, एंड मास ऑफ द मूविंग बॉडी इज गिवन बाय द मास of the same body at rest divided by square root of 1 minus v square by c square, where v is the speed of the moving body and c means the speed of light. अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी तो हाई वेलोसिटी पे आप ये देखेंगे कि ये जो फैक्टर है ये वाला, ये डिक्रीज होगा, तो इससे ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होगा। ये आइंस्टीन की थियरी के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका मास इंक्रीज होता है। तो क्या चार्ज भी इंक्रीज होगा? तो हम कहेंगे नहीं। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? इनवेरिएंट क्वांटिटी है। चार्ज जो है वो मोशन के साथ चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज इन मूविंग कंडीशन रिमेन्स इक्वल टू द चार्ज इन स्टेशनरी सिचुएशन। यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उस पर अगर मास क्यू नॉट है, अगर यही ऑब्जेक्ट मूव करे तो मास तो इंक्रीज होगा पर इसका चार्ज इंक्रीज नहीं होगा। यानी चार्ज कैसी क्वांटिटी है? इनवेरिएंट क्वांटिटी है। यहां पे अपने एक टर्म और देखते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज एक्चुअल में ये रेशियो है चार्ज डिवाइडेड बाय मास। जैसे मैं प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज लें तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय द मास ऑफ प्रोटॉन। बॉडी अगर मूव करेगी तो उसका चार्ज है वो इनवेरिएंट रहेगा, पर मास तो इनवेरिएंट नहीं है, मास तो इंक्रीज होगा। और अगर मास इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो मूविंग सिचुएशन में बॉडी का जो मास है वो इंक्रीज होता है, पर उस बॉडी पर अगर चार्ज है तो वो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। पर उस बॉडी का स्पेसिफिक चार्ज है वो डिक्रीज होगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स द चार्ज is neither be created and nor destroyed. It can be transferred from one object to another. So, the total charge on an isolated system always remains constant. For example, it is a system of glass rod and silk. इनको चार्ज करने से पहले इनके ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं है। इनको अपने रब करते हैं, तो रब करने के बाद हमने देखा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इन दोनों पे चार्ज क्रिएट होता है। तो फिलहाल इन पे चार्ज दोनों पे जीरो है, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो है। अब दोनों को रब करें तो हम ये देखते हैं ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं और ये इस पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी और सेम अमाउंट का जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ग्लास रोड पे और उतना ही अमाउंट क्रिएट होगा आपके सिल्क क्लॉथ पे। अब आप देखिए कि रब करने के बाद इस पे जो चार्ज है +5e, 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑन सिल्क क्लॉथ 5 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब देखिए सिस्टम का टोटल चार्ज अभी भी जीरो है, तो आपने चार्ज क्रिएट नहीं किया, इंडिविजुअली दोनों पे चार्ज आपको दिख रहा है, पर सिस्टम का चार्ज पहले भी जीरो था रब करने से पहले, और रबने के बाद भी कितना है? जीरो। क्योंकि यहाँ आपने कौन सा प्रिंसिपल लगा रहे हैं? एडिटिविटी ऑफ द चार्ज, दैट इज टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम ऑफ ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ इज स्टिल जीरो। फ्रिक्शन से पहले भी चार्ज जीरो था और रब करने के बाद इंडिविजुअली आपको चार्ज शो हो रहा है, परंतु सिस्टम का चार्ज अभी भी कितना होगा? जीरो होगा। तो नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज +5e एंड -5e is 0. It is the conservation of the charges. There are a lot of other examples of the conservation of charge. Sometimes the nature creates the charge, but without violating this law principle of conservation of the charge. For example, न्यूट्रॉन डिके। न्यूट्रॉन डिके एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर होता है। कई बार ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन है वो एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, साथ में एक पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होता है जब न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर में, उस न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर की ये जो कुछ इक्वेशंस है। तो देखिए बिफोर क्रिएशन न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है? जीरो, बट आफ्टर क्रिएशन द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
आर इक्वल एंड अपोजिट, सो नेट चार्ज अभी भी जीरो होगा. दैट इज टोटल चार्ज बिफोर द क्रिएशन इज जीरो एंड आफ्टर द क्रिएशन इज ऑल्सो जीरो. इट इज न्यूट्रॉन डिके. इसके साथ एक पार्टिकल और होता है जिसको अपने यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, एंड दिस पार्टिकल इज नोन एज एंटी न्यूट्रिनो, एंड देयर इज नो मास एंड नो चार्ज एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिनो. तो आप देखिए ये प्रोटॉन का जितना चार्ज प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन का होगा. नेट चार्ज जीरो है और न्यूट्रॉन का चार्ज भी कितना है, जीरो. तो यहाँ पे ये चार्ज कंजर्व्ड है. बिफोर क्रिएशन जीरो, बट आफ्टर क्रिएशन नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज अगेन जीरो. प्रोटॉन डिके. कई बार न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है. तो आप देखिए इसमें ये प्रोटॉन है और ये कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, और उसके साथ जो पार्टिकल एमिट होगा जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो. तो आप देखिए प्रोटॉन का चार्ज कितना है, प्लस ई. न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो. ये एक नए टाइप का पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन. पॉजिट्रॉन बेसिकली क्या है कि पॉजिट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के इक्वल है पर मास इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन. तो पॉजिट्रॉन का चार्ज प्लस ई, न्यूट्रिनो का चार्ज कितना, जीरो. तो आप देखते हैं कि टोटल चार्ज बिफोर द क्रिएशन इज प्लस ई एंड आफ्टर द क्रिएशन इज ऑल्सो प्लस ई. यानी यहां भी चार्ज है वो कंजर्व्ड है, यानी चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा. थर्ड एग्जांपल, पेयर प्रोडक्शन. पेयर प्रोडक्शन में क्या होगा कि जो गामा फोटोन है वो कई बार न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट करके दो नए टाइप के पार्टिकल्स है वो प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन. ये न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर में अपने डिस्कस करेंगे. समटाइम्स गामा फोटोन डिसइंटीग्रेट्स इन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. तो आप देखेंगे इसमें कि गामा फोटोन है प्योर एक जो वो एनर्जी पार्टिकल है, इसके पास जो है वो रेस्ट मास जो है इसका चार्ज भी जीरो होता है. पर जैसे ये गामा फोटोन न्यूक्लियस से इंटरेक्शन करेगा तो ये दो टाइप के पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा. तो देखो बिफोर द क्रिएशन चार्ज ऑफ द फोटोन इज जीरो, बट आफ्टर क्रिएशन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई एंड चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन इज प्लस ई. तो टोटल चार्ज आफ्टर द क्रिएशन इज स्टिल जीरो. इट इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन. ये न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर में अपने इन चीजों को डिस्कस करेंगे. इसी सीक्वेंस में एक एग्जांपल है पेयर एनिहिलेशन. एग्जांपल नंबर 4, पेयर एनिहिलेशन. पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है कि इसका जो है वो रिवर्स होगा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब दोनों स्ट्राइक करते हैं तो दो गामा फोटोन प्रोड्यूस करेंगे, गामा फोटोन प्लस गामा फोटोन. यानी ये दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पे दो फोटोन क्रिएट होंगे. तो ये दोनों गामा फोटोन है. अब देखिए बिफोर द इंटरेक्शन इन दोनों का चार्ज माइनस ई और प्लस ई, और आफ्टर द क्रिएशन फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका चार्ज जीरो है, पर इन दोनों का सम भी कितना है, जीरो होगा. तो यहाँ चार्ज कंजर्वेशन लॉ अभी भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल, अल्फा डीके. रेडियो एक्टिविटी में आप ये देखेंगे जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके. रेडियो एक्टिव डिके न्यूक्लियस के चैप्टर में. समटाइम्स द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एटम emits a particle known as alpha particle denoted by 2He4 helium nucleus, and the rest nucleus, total nucleus is thorium 234. आप यहां देखिए इसमें ये 92 प्रोटॉन्स है, यानी ये न्यूक्लियस यूरेनियम न्यूक्लियस ये पार्टिकल एमिट करती है और इस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल में आप ये देखिए ये 2 प्रोटॉन्स है, थोरियम के 90 प्रोटॉन्स है एटॉमिक नंबर, और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 92. तो आप देखिए यहां चार्ज कितना है, 92e. द चार्ज ऑफ 92 प्रोटॉन्स. राइट साइड में 90 प्रोटॉन्स ऑफ थोरियम, तो 90 टाइम्स ऑफ e और प्लस 2 प्रोटॉन्स 2 टाइम्स ऑफ e. तो टोटल चार्ज रिमेन्स
constant. That is before the creation and after the creation total charge remains constant. It is the principle of conservation of the charge. इस टॉपिक पे बेस्ड आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में एक प्रॉब्लम है 1.5, तो आप इसको देख सकते हैं. प्रॉब्लम नंबर 1.5 पेज नंबर 46 पे आप इसको रीड कर सकते हैं. फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज is quantization of charge. Quantization means the charge on a body is always some integer multiple of the smallest unit of charge, and this smallest unit of charge is the charge amount of charge associated with electron or proton. आप इसको ऐसे देखिए कि ये एक बॉडी है, चार्ज हमेशा किसी बॉडी पे होगा. जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पेन है, इस पे आपको चार्ज देना है, तो आप कम से कम कितना चार्ज दे सकते हैं. अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, तो दिस बॉडी एक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो इस सिचुएशन में इस बॉडी पे जो चार्ज होगा वो होगा +1e. अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं, तब इस पे चार्ज होगा 2 टाइम्स ऑफ e. अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें तो इस बॉडी पे चार्ज होगा वो +3e होगा. यानी आप जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो एक बार में जो अमाउंट होगा वो चार्ज का होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव का. आप इतना नेगेटिव कम कर रहे हैं तो उतना पॉजिटिव है वो बॉडी पे इंक्रीज होगा. तो आप देखते हैं कि इस बॉडी पे चार्ज होगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इससे ज्यादा होगा. यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आप 2 इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते हैं, हाफ इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल सकते. यानी चार्ज आपने दिया, इससे ज्यादा अगर आप चार्ज दे सकते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा निकालना पड़ेगा, हाफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल नहीं सकते. तो इस सिचुएशन में जो चार्ज होगा वो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम. इससे और ज्यादा देना हो तो इस बॉडी पे चार्ज होगा वो 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम. तो आप देखते हैं कि किसी बॉडी पे जो चार्ज है उसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही होती है, यानी ऑल पॉसिबल वैल्यूज नहीं होती. 1.6 के बाद अगर बॉडी पे अमाउंट होगा तो सीधा 3.2 ही होगा. 1.7, 1.8 या 2 आप नहीं ले सकते. तो ये जो प्रॉपर्टी इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. यानी आप ये देखते हैं इसमें कि ये जो चार्ज Q मीन्स टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, टोटल चार्ज मीन्स Q. अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने से आएगा 1e, और इससे ज्यादा अगर आप चार्ज देंगे तो आपको एक इलेक्ट्रॉन आपको और निकालना पड़ेगा पूरा, और एक इलेक्ट्रॉन पूरा निकलेगा तो चार्ज सीधा 1.6 से कितना होगा 3.2 होगा. 3.2 के बाद सीधा कितना होगा 4.8 होगा. एक इलेक्ट्रॉन और निकालें तो ये होगा 4e, और 4e मीन्स 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम. अब मैं इसमें से अगर n इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें इसमें, तो चार्ज बॉडी पे कितना होगा. Q मीन्स total charge on the body and smallest unit of charge is E and number of electrons removed is N. अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो बॉडी कौन सा चार्ज एक्वायर करेगी, पॉजिटिव चार्ज. यानी किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो स्मॉलेस्ट यूनिट E का इंटीजर मल्टीपल होगा. इंटीजर मीन्स द वैल्यू ऑफ N 1 2 3 4, यानी N की वैल्यूज 1 2 3 आप ले सकते. इसकी वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पूरा निकलेगा. एक के बाद आप 2 इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते हैं, 2 के बाद आप 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 2.5 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव नहीं कर सकते, 1.5 आप इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते. यानी इसी जो प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज. अब दूसरी तरफ अगर बॉडी को नेगेटिव चार्ज देना है, इस बॉडी पे कोई भी चार्ज नहीं है, मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं. अगर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पे जो चार्ज अब आ रहा है ये चार्ज होगा 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव, जिसको आप दे सकते हैं -1e. अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो इस सिचुएशन में बॉडी पे चार्ज होगा 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट E. तो यहां पे चार्ज -2e होगा. n इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को अपने दे दें तो अब इस सिचुएशन में बॉडी पे चार्ज होगा वो -n × E. यानी आपने n इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं और एक यूनिट का चार्ज है -e, तो बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा +e होगा. एंड it is known as the quantization of the charge. In general, it can be written as ±ne.
ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया यहाँ पे। तो Q मीन्स टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें से आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं तो हम साइन यूज करेंगे प्लस का, और अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हम साइन यूज करेंगे माइनस का। N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन टू ए बॉडी, एंड E मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज विच इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इस चीज को कंसिडर नहीं करते, अगर आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखना हो, छोटे तौर पे देखना हो, तो चार्ज कैसा है, क्वांटाइज्ड है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स है आपकी बुक से, तो वो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉइन इन ऑर्डर टू एक्वायर ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। यानी ये कॉइन है, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालें कि इस पे चार्ज कितना क्रिएट हो, 1 कूलम। तो अपने ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव कर रहे हैं, या आप n इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कितना चार्ज बॉडी पे चाहिए, इस बॉडी पे आपको ये जो टोटल चार्ज है ये वाला, ये चाहिए 1 कूलम। देखो ये छोटे छोटे यूनिट है और हर यूनिट का चार्ज 1.6 into 10⁻⁹ है, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ऑफ चार्ज उन सारे छोटे छोटे चार्जेस का सम कितना हो जाना चाहिए, 1 कूलम, एंड चार्ज ऑफ ईच यूनिट इज 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। Then find out the number of electrons removed in order to create a charge of 1 coulomb. So according to this expression, Q equal to Ne, and N means Q upon E. Q means total charge on the body which is required, and it is 1 coulomb divided by 1.6 10⁻⁹. After solving, यानी आप इस कॉइन से इतने इलेक्ट्रॉन्स आप निकालेंगे तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज जो क्रिएट होगा वो कितना क्रिएट होगा, आपका 1 कूलम का। इट इज फर्स्ट प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है, उससे आप 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आप रिमूव कर रहे हैं। 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में आप उसमें से निकाल लेते हैं। तो आप ये बताइए कि 1 कूलम चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्विवेलेंट टू 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे ताकि चार्ज कितना क्रिएट होगा, 1 कूलम। तो आप ये देखेंगे इसमें कि टाइम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पे 1 कूलम क्रिएट होगा। तो आपको इस बॉडी पे चार्ज क्रिएट करना है 1 कूलम। 1 कूलम के लिए आप इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे, और पर सेकंड आप कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं, 10⁻9। तो टाइम आप कैलकुलेट करेंगे, ये पर सेकंड ये निकल रहे हैं और इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। तो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, 10⁻18 को आप डिवाइड कर दें 10⁻9 से। तो आप देखेंगे ये जो टाइम होगा, यहां पे ये टाइम सेकंड में आएगा, ठीक है। 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इन 1 सेकेंड। देन टाइम टू इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन 1/10⁻9। देन टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू रिमूव 6.25 into 18। तो यूनिटरी सिस्टम हो गया। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ये इससे अपना टाइम कैलकुलेट करें। ये टाइम किस में आ रहा है, अभी सेकंड में। अगर इसको अपने सोल्व करें तो आप ये देखेंगे ये जो वैल्यू है वो नियरली 200 ईयर्स के आसपास आएगी। 200 ईयर्स। इसका मीनिंग यह हुआ कि 1 कूलम है वो बहुत बड़ा चार्ज होगा। प्रैक्टिकली अगर देखें तो 1 कूलम जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसीलिए अपने क्या है कि छोटी यूनिट्स यूज करते हैं चार्ज के लिए। यानी चार्ज के लिए 1 कूलम एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जैसे गोल्ड के लिए क्विंटल एक बहुत बड़ा अमाउंट है, उसी तरीके से चार्ज के लिए 1 कूलम एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। आप देखिए इसमें
कि अगर आप पर सेकंड आप देखेंगे 100 करोड़ हो गया, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स आप पर सेकंड रिमूव कर रहे हैं। तो 1 कूलाम के लिए आपको इतने रिमूव करने पड़ेंगे, और इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करने में आपको 200 साल लगेंगे। इसका मतलब चार्ज है, वो चार्ज के लिए कूलम है, वो एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो स्मॉलर यूनिट्स अपने यूज करते हैं। स्मॉलर यूनिट्स है मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम। मिली मीन्स 10⁻³ कूलम, 1 मिली कूलम ऑफ चार्ज मीन्स 10⁻³ कूलम ऑफ चार्ज, 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁶, 1 नैनो कूलम 10⁻⁹। तो जनरली अपने प्रैक्टिकल पर्पज में हम 1 कूलम को डील नहीं करते, इसलिए हम छोटी यूनिट्स है वो चार्ज के यूज करेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर एग्जाम्पल नंबर 1.2 है आपके एनसीईआरटी की बुक से। एग्जाम्पल नंबर 1.3 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि एक जो ग्लास पानी है इसमें टोटल कितना चार्ज होगा, कितना पॉजिटिव होगा और कितना नेगेटिव होगा, ये अपने कैलकुलेट करते हैं। तो एक ग्लास पानी का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली 250 ग्राम वाटर इसके अंदर है। तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करें कि एक ग्लास पानी में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O के जो है मॉलिक्यूल्स। फिर एक मॉलिक्यूल में कितना कितना जो प्रोटॉन्स है। फिर टोटल चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे सारे जो है वो मॉलिक्यूल्स का। Example 1.3. According to Avogadro's mole concept, 1 mole of water means 18 gram of water, and number of molecules in 1 mole is 6.023 into 23 molecules. यानी वाटर के 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 2 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यूनिटरी मेथड आप यूज कर सकते हो। तो यहां देंगे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका एक एक्सप्रेशन है एवोगैड्रो नंबर divided by the molecular mass multiplied by the given mass, and n means total number of molecules. Avogadro number 6.023 10⁻23 divided by the molecular mass of water is 18 gram and given mass is 250 gram. So it is the total number of water molecules in 250 gram of water, and after solving it is 8.36 into 10⁻24 molecules। यानी एक ग्लास पानी में इतने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे आपके। ठीक है, अब अपने ये देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन्स कितने हैं। दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में या एक एटम में जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अपने देखते हैं कि वाटर में H और O, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल नंबर कितना हो गया, 10 हो गया। दीज आर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 molecule of the water. Now in 1 glass of water the number of molecules is 8.36 10⁻24. Now the total number of protons in 1 glass of water, तो total number of protons or electrons in
1 cup of water, that is 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका नंबर जो आप देंगे वो होगा, इसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, number of protons in each molecule, and it is the total number of molecules in 1 glass of water, that is multiplied by n। तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर होगा 3610⁻25, यानी एक ग्लास पानी में इतने प्रोटॉन्स होंगे और इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10⁻19 कूलम। तो नाउ द टोटल चार्ज equal to total charge Q equal to n times of E. N means number of protons or number of electrons, and E means smallest unit of charge. So total charge in 1 cup of water. So N means total number of protons or electrons. It is total number. So 8.36 into 10⁻25 multiplied by 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. It is total charge, positive charge or negative charge in a 1 cup of water, that is 250 gram of water. And after solving, it is 1.34 multiplied by 10⁻17 coulomb. यानी जब अपने एक ग्लास पानी पीते हैं, 250 ग्राम वाटर अपने पीते हैं, तो हमारी बॉडी में इतना ही पॉजिटिव चार्ज जाएगा और इतना ही नेगेटिव चार्ज एंटर करेगा। इसी पे बेस्ड एक जो प्रॉब्लम है वो 1.1 है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ये होमवर्क के लिए प्रॉब्लम 1.11, इसके दो पार्ट्स हैं ए एंड बी, ये आप सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की बुक से। नाउ क्वार्क्स, रिसेंटली इट हैज बीन डिस्कवर्ड द पार्टिकल्स having charges 2/3 of E and 1/3 of E, and these particles are known as quarks. इनका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, ये न्यूक्लियस में ही जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर ये स्टेबल नहीं होते। तो जो क्वांटाइजेशन है वो अभी भी अपने वही रखेंगे, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की कौन सी डील करेंगे, ई, यानी ये न्यूक्लियस के बाहर इनकी स्टेबिलिटी नहीं होती, तो स्मॉलेस्ट यूनिट हम अभी भी ई यूज करेंगे। पर ये टॉपिक हम थोड़ा सा एक बार इसको देखते हैं इसमें। तो आप ये देखेंगे इसमें कि ये 6 टाइप के क्वार्क्स होंगे। अप क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप, डाउन, स्ट्रेंज एंड ब्यूटी, जिनको अपने यू, सी, टी, डी, एस और बी अपने बस ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क है, इन्हीं को अपने यूज करेंगे। ये टोटल 6 है। इन 3 क्वार्क्स का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा, 2/3 ऑफ ई होगा, और इन 3 का जो चार्ज है वो -1/3 होगा। इन 6 क्वार्क्स के एंटी क्वार्क्स भी हैं, जिनको अपने बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यू बार, सी बार, टी बार, डी, एस बार एंड बी बार। ये क्वार्क्स के एंटी पार्टिकल्स हैं, इसको बोलते हैं एंटी क्वार्क्स। अब ये जो 3 पार्टिकल्स है एंटी क्वार्क्स है, इनका चार्ज होगा -2/3 ऑफ ई, और इन 3 एंटी क्वार्क का चार्ज होगा +1/3 ऑफ ई, यानी प्लस माइनस दोनों है और +-1/3 में भी है। तो ये नेचर के कुछ पार्टिकल्स हैं, पर इनका एग्जिस्टेंस न्यूक्लियस के बाहर नहीं होता। तो हमारा क्वांटा जो है चार्ज का अभी भी क्या रहेगा, जो आप इस फॉर्मूले में यूज कर रहे थे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो द क्वांटा ऑफ चार्ज इज स्टिल ई। अब ये मानते हैं कि जो प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स है वो एक्चुअल में वो अल्टीमेट एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है। हम हमारे लेवल तक हम उनको एलिमेंट्री पार्टिकल डील करेंगे, पर एक्चुअल में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी क्वार्क से बने होते हैं। तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्वार्क का जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो अपने देखते हैं एक बार। तो अब ये देखिए, अपने लेवल तक हम ये 2 ही यूज करेंगे, एक अप क्वार्क और दूसरा डाउन क्वार्क। तो चार्ज ऑफ अप क्वार्क इज +2/3 of E, and charge of down quark is -1/3 of E. Now suggest the combination of quarks for the composition of proton.
तो आप देखेंगे कि प्रोटॉन जो है उसके कॉम्बिनेशन में ये बनेगा UUD, या दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलके एक प्रोटॉन बनाते हैं। तो अपने अगर उसका चार्ज देखें तो U क्वार्क मीन्स +2/3 of E, second 2/3 of E, and third 1/3 of E। एडिटिविटी ऑफ द चार्ज वो अपने यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो इस पे प्रोटॉन का टोटल चार्ज कितना होगा, इसको पूरा सोल्व करें तो प्लस में 4/3 of E माइनस 1/3 of E, तो ये हो गया आपका कितना E प्लस E। तो ये प्रोटॉन का चार्ज है। कहने का मतलब क्या है कि एक प्रोटॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 अप क्वार्क होंगे और एक डाउन क्वार्क होगा। इसी टाइप से न्यूट्रॉन के लिए तो आप देखेंगे न्यूट्रॉन में जो है वो UDD, यानी एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क जब मिलते हैं तो एक न्यूट्रॉन बनता है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, चार्ज ऑफ अप क्वार्क +2/3 of E, चार्ज ऑफ डाउन क्वार्क फर्स्ट डाउन एंड सेकंड डाउन, तो +2/3 of E एंड -2/3 of E, तो टोटल चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। यानी न्यूट्रॉन जो है उसमें एक अप क्वार्क होगा और 2 डाउन क्वार्क, यानी ये क्वार्क कंपोजिशन है। पर अपने लेवल तक 12th स्टैंडर्ड तक हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को डील करेंगे। ये जो है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, क्वार्क्स है, पर इनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, तो अपने लेवल तक हम इसको यूज नहीं करेंगे। थैंक यू।